गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ क्वेश्चन भी दिया था, है ना? सेक्स डिटरमिनेशन शायद चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चों? लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था, बताओगे? क्या चल रहा था? कौन सा टॉपिक चल रहा था? वॉइस क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? होलैंड्रिक जीन, ओके, अच्छा, ठीक है। होलैंड्रिक जीन कंप्लीट हो गया था, ओके। और आपको पता है पहले से कि अगर मान लो किसी भी क्रॉस में जो रिकॉम्बिनेंट होता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट याद रखना, उसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 50%। किसी भी क्रॉस में बेटा जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो या तो 50% होंगे या उससे कम होंगे। पैरेंटल क्या होगा? ग्रेटर देन 50% हो सकता है ना? ग्रेटर देन 50% हो सकता है पैरेंटल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट एक स्टेटमेंट लिखो आज, इसी को लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन जेनेटिक क्रॉस, percentage of recombinant in genetic cross, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, in genetic cross is always less than or equal to 50%, because crossing over takes place at four strand takes place at 4 strand stage. So parental type always 50% or more than 50%, ठीक है। ये रीजन है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा एक और सेक्स डिटरमिनेशन का टाइप है जो बिल्कुल ही यूनिक है और डिफरेंट है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, है ना? अब कुछ नया पढ़ते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में बेटा, कुछ नया पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। उसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस। और इसी को कहते हैं बेटा एक्स और ए, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्या है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम, एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑटोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स मतलब जानते हो, जैसे कि ह्यूमन में बेटा, ह्यूमन में 44 प्लस एक्स वाई मेल में होते हैं। आर्यन इतना लेट क्यों आ रहे हो बेटा? आर्यन इतना लेट क्यों आए? 44 प्लस एक्स होता है मेल, एंड 44 प्लस एक्स क्या होता है? फीमेल होता है। ये मेल है और ये फीमेल है बेटा। तो ये जो है बेटा ऑटोसोम्स है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम?
ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। और ये जो ऑटोसोम्स हैं ये टू सेट ऑफ है ना, इसमें भी क्या है, ये 2n है। मतलब इसको हम ये ए लिख सकते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम का 2 पेयर है, सॉरी 1 पेयर है। इसमें क्या है बेटा, ऑटोसोम के 1 पेयर है ना, मतलब 2 सेट है। तो ए लिख सकते हैं ऑटोसोम्स को। इस 44 को हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ह्यूमन मेल में क्या हम बोलेंगे, ए प्लस एक्स वाई। ह्यूमन फीमेल क्या में क्या बोलेंगे बेटा, ए प्लस एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स। समझ में आ गया होगा। अभिजीत इतना लेट आ रहा है बेटा। चलो देखो, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम आपको पहले से समझ में आ रहा है। अब देखो, जेनिक बैलेंस थियरी, और इसी को बोलते हैं एक्स और ए, ऑटोसोम एंड रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। ठीक है, बैलेंस थियरी, बैलेंस थियरी इसी को बोलते हैं। और ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है ना, थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक बात है, चलो इसको कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, लिखो इसमें, लिख लो तो मैं समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, according to this theory, y chromosome, y chromosome play no role, play no role, play no role in sex determination, in sex determination of Drosophila, of Drosophila। मतलब ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम उसके सेक्स को, सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प नहीं करता ड्रोसोफिला में, ठीक है ना, नहीं करता। एंड इट इज मतलब सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। एंड इट इज द रेशियो बिटवीन, and it is the ratio between number of X chromosome and sets of autosomes, which determine the sex of the fly, which determine sex of the fly। ठीक है, मतलब ड्रोसोफिला में कौन सा सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड करता है बेटा उनका रेशियो। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। तो एक छोटा सा टेबल बनाने जा रहे हैं हम, एक छोटा सा टेबल बनाने जा रहे हैं बेटा। देखो इसमें मैं लिख रहा हूं क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना।
या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं बेटा एक्स एंड ए, मतलब कि रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स, रेशियो, ठीक है। तीसरा में लिखेंगे बेटा सेक्स इंडेक्स, ठीक है। चलो पहला लिखते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा ड्रोसोफिला है जिसमें कि ऑटोसोम्स के दो सेट हैं, मतलब डिप्लॉयड हैं, और उसमें 3x हैं, देख रहे हो 3x हैं, ठीक है, 3x हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऑटोसोम्स 2 है तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे ये अगर रेशियो हो गया 3:2 है सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम, तो जो ड्रोसोफिला का सेक्स होगा बेटा वो होगा सुपर फीमेल, सुपर 3x है ना, तो ये होगा बेटा सुपर फीमेल, ठीक है, सुपर फीमेल। और अगर मान लो बेटा ये दोनों ऑटोसोम्स 2 हैं और ये जो है 2 है XX, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 है ना, 2/2, तो ये हो जाएगा बेटा नॉर्मल फीमेल, ये स्टेराइल होगी, फर्टाइल नहीं होगी बेटा ये फीमेल, ठीक है ना, सुपर फीमेल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल फीमेल, ठीक है, यह समझ में आ गया। अब अगर मान लो ऑटोसोम्स 3 हो गए, ए ट्रिपल ए, ठीक है, प्लस एक्स एक्स वाई, देख रहे हो यहाँ पे एक्स एक्स वाई हो गया, तो ये क्या रेशियो हो गया बेटा, वाई को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, केवल एक्स को कंसीडर करेंगे, तो 2/3 हो जाएगा, ये देखो 2/3, तो यहां पे हो गया 2/3, 2 और 3 का रेशियो हो गया, और ये होगा बेटा इंटरसेक्स, इंटरसेक्स का मतलब क्या हुआ, दोनों सेक्स है, मेल और फीमेल दोनों के बीच का, मतलब दोनों नहीं, दोनों के बीच का, ये भी फर्टाइल नहीं होगी, स्टेराइल होगा, ठीक है ना, ये भी स्टेराइल होगा। अब ए प्लस एक्स वाई, देखो ए प्लस एक्स वाई, अगर ऐसा हो तो वाई, देखो वाई यहाँ भी है लेकिन वाई सेक्स को डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी वाई है लेकिन सेक्स को डिसाइड नहीं कर पा रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा 1/2, क्योंकि x एक ही है और ये 2 है ऑटोसोम्स, तो 1/2 हो गया। अगर 1/2 होगा तो क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा नॉर्मल मेल या फीमेल, नॉर्मल मेल है ना, नॉर्मल मेल होगा, और ये क्या होगा बेटा फर्टाइल होगा, नॉर्मल मेल होगा और ये फर्टाइल होगा, स्टेराइल नहीं होगा। अब एक चीज और है, अगर मान लो ए और ए हो प्लस केवल एक्स हो, इसमें वाई हो ही ना, देख लो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 0 मैं लिख देता हूँ, चलो टू ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम, इसमें वाई है ही नहीं, और जब वाई नहीं है बेटा तो ये क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका रेशियो क्या होगा, इसका भी तो रेशियो 1:2 होगा, 1/2, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी मेल ही होगा,
और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ये दोनों होगा बेटा फर्टाइल, ये फर्टाइल हो गया, मतलब वाई डिसाइड नहीं कर रहा है ड्रोसोफिला का सेक्स, ये कहने का मतलब है। और अगर मान लो ट्रिपल ए और एक्स वाई हो गया, मान लो ट्रिपल ए और एक्स और वाई हो गया, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, 1/3। अब 1:3 हो गया, ये क्या होगा बेटा, सुपर सुपर मेल, सुपर मेल, ये स्टेराइल होगा बेटा, फर्टाइल नहीं होगा। तो ड्रोसोफिला में जो सेक्स रेशियो है बेटा, वो कौन डिसाइड कर रहा है, एक्स और मतलब सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशियो डिसाइड कर रहा है, ये कहने का मतलब है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन इस टेबल को देखने से हमें कंक्लूजन क्या निकला वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्या निकला कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला बेटा, देखो इसको देखने से हमें क्या हमको लग रहा है कि एक सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो है बेटा रेशियो, अगर ये जो रेशियो है ग्रेटर देन इक्वल आएगा, अगर मान लो ग्रेटर देन 1 आएगा, देख लो इसको इसमें 3/2, तो 1 से ज्यादा आएगा, और कहाँ है, हाँ अगर मान लो ग्रेटर देन 1 आएगा बेटा, तो सुपर फीमेलनेस होगी, ये क्या हो जाएगा, सुपर फीमेलनेस, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलो मैंने ये सुपर फीमेलनेस लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई तो देगा होगा, सुपर फीमेलनेस, ठीक है। और अगर मान लो 1 आ जाता है इसमें, देखो 2/2, अगर 1 आ जाता है रेशियो, तो वो क्या होगा बेटा, नॉर्मल फीमेल होगी, है ना, या फीमेलनेस लिख सकते हैं, केवल फीमेलनेस, ये रेशियो याद रखना है, अगर 1 आ गया तो फीमेलनेस होगा, ठीक है। बिलो 1 एंड अबव 0.5, बिलो 1 एंड above 0.5, 0.5 मतलब कि 1 से कम और 0.5 से ज्यादा आएगा, तो ये इंटरसेक्स होगा, देख लो, इज इक्वल टू इंटरसेक्स, देख लेते हैं 2/3, देखो कितना आ गया, इन्हीं के बीच आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्स होगा, ये बात समझ में आ चुकी होगी। और अगर मान लो 0.5 आया तो वो मेलनेस होगा, अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट 0.5 अगर आया तो वो हो गया मेलनेस या मेल, ठीक है। और अगर मान लो लेस देन 0.5 आया, लेस देन, नेक्स्ट है लेस देन 0.5, तो वो क्या होगा बेटा, हाँ सुपर मेलनेस, देख लो 1/3, 0.5 से कम आएगा तो सुपर मेलनेस। नेक्स्ट हेडिंग देना है आपको गाइनेंड्रोमॉर्फ, गाइनेंड्रोमॉर्फ, बेटा ये 2-3 वर्ड से बना है, जरा ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है गाइनेंड्रो मतलब गाइनीस, गाइनीस का मतलब क्या होता है, फीमेल, इसका मतलब हो गया बेटा फीमेल, ठीक। एंड्रो, तो एंड्रो मीन्स होता है मेल, ठीक है। और मॉर्फो, मॉर्फ्स मतलब कि
एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाहर से देखने पर जैसा दिखता हो, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो बाहर से देखने पे बाहर मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो मेल भी हो और फीमेल भी हो, ठीक है ना, हाफ एंड हाफ। तो आधी बॉडी अगर ड्रोसोफिला की मेल की और आधी फीमेल की, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ, ठीक है। ऐसा ड्रोसोफिला में ये देखा गया है। देखिए, देयर आर सर्टेन ड्रोसोफिला, देयर आर सर्टेन ड्रोसोफिला in which half of the body is male, is of male, half of the body is of male, half of the body is of male, and half of the body is female, such insects are referred as gynandromorph, नेक्स्ट लिखो बेटा, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो ऑटोसोम, उनका जीन जो है बेटा वो ऑटोसोम्स पे पाया जाता है, लेकिन केवल एक ही सेक्स में वो अपीयर होते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स। जैसे हम बेटा गंजापन, बैडनेस को, गंजापन जो होता है यूजुअली आपने मेल में देखा होगा, फीमेल में नहीं देखा होगा, लोग गंजे हो जाते हैं, है ना, बैडनेस, बाल्डनेस का जीन बोलते हैं उसको। वो इसलिए होता है बेटा ऐसा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में वो ऑटोसोम का जीन जो है स्टिमुलेट हो जाता है और बाल्डनेस कॉज करता है। इस तरह के ट्रेट्स जो ऑटोसोम्स में से बिलोंग करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से बिलोंग नहीं करते, ऑटोसोम्स पे होते हैं, लेकिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो एक सेक्स में अपीयर होते हैं, मेल में अपीयर होते हैं, फीमेल में नहीं अपीयर होते, उनको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। दूसरा होता है बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेट, पहले समझ लो फिर लिखते हैं ना, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। दूसरा होता है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ये भी these genes are also belongs to or located on autosomes but appear in only one sex, like mammary gland, वो लिमिटेड है बेटा, केवल एक ही सेक्स फीमेल्स में ही वो ग्रोथ उसकी होती है, ठीक बात है। बाद में हार्मोनल चेंजेस के कारण उसकी ग्रोथ और फास्ट हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये लिमिटेड है, नेचुरली लिमिटेड है बेटा, किसमें, केवल एक ही सेक्स में, also belong to autosomes, located on autosomes, ठीक बात है। इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेट। आपको केवल एग्जांपल याद रखने होंगे, यही पूछता है, और एग्जांपल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और दूसरी चीज की ऑटोसोम से बिलोंग करते हैं दोनों, नाम दोनों में सेक्स का हमने जरूर दिया है, लेकिन ये ऑटोसोम से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, ठीक बात है। लिखो, अब पहले लिखो बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, लिखिए जीन्स फॉर दिस ट्रेट
genes for this trait, एक मिनट होल्ड करो। लिखो sex influenced लिखो genes for this trait is present, genes for this trait is present in both the sexes, in both the sexes, both the sexes, in bracket autosomes, bracket close, in bracket autosomes, bracket close, but expression, but its expression depends upon presence of a particular hormone, presence of a particular hormones. For example, pattern baldness, baldness means क्या होता है बेटा? गंजापन, है ना? कैरेक्टर का नाम, कैरेक्टर में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, बैडनेस बाय टेस्टोस्टेरोन इन मेल, टेस्टोस्टेरोन इन मेल। शॉर्ट इंडेक्स फिंगर इन मेल भी लिख सकते हो, शॉर्ट इंडेक्स फिंगर इन मेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्स लिंकेड ट्रेट्स में लिखिए the genes of these traits are autosomal, the genes of these traits are also autosomal and found in both the sexes, and found in both the sexes, but expressed in one sex only, but expressed in one sex only. Example, mammary gland in female, mammary gland in female, beard in man, B-E-A-R-D, दाढ़ी, most of and beard आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप लिखो बेटा नेक्स्ट एक और फिनोमेना है, बार बॉडी। यूजुअली ये फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता, तो हम आइडेंटिफाइड करने के लिए एक्स क्रोमोसोम का, मतलब अगर फीमेल के सारे क्रोमोसोम को स्टेन करें बेटा अगर हम, तो उसमें फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, और जब कंडेंस हो जाएगा बेटा तो स्टेनिंग मटेरियल जो होगा उसको मतलब डार्कली स्टेनिंग ले लेगा, वो डार्क कलर का हमें दिखेगा, समझ रहे हो? डेंस हो जाएगा तो डार्क कलर अपीयर हो जाएगा वो, इसी को बोलते हैं बेटा बार बॉडी। ये फीमेल में ही पाया जाता है, समझ रहे हो? ये केवल फीमेल में ही होता है, पैरामीटर में दिखा गया है, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है बताने की। देखिए, इन ह्यूमन फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो लिखिए इन फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, out of which one gets heterochromatized, out of which one gets
हेटेरोक्रोमैटाइज्ड, हेटेरोक्रोमैटाइज्ड। अब हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, ऐसा समझो, ठीक है ना। अभी ऐसा समझो, बाद में हम पढ़ेंगे हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। हेटेरोक्रोमैटाइज्ड and appears as a and appears, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, शायद 9th में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने अगर याद हो। and appears as a dark stained body, and appear as a dark stained body, and it is known as bar body, and it is known as bar body, ठीक बात है, it is known as bar body। अब लिखो बेटा, ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। अब है म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, कितनी बार सुना होगा आप लोगों ने, है ना बेटा। एक्चुअली मुझे लगता है म्यूटेशन को आसानी से और बहुत अच्छी तरह समझने के लिए, अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप पढ़ चुके होते तो आसानी से समझ में आता। चलो उसकी अगला चैप्टर जो है, तो अगला चैप्टर में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद भी वहां भी म्यूटेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, और वहां पे बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा हिंट करेंगे हम कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस है बेटा, टुकड़ा है जो एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, और आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह के होते हैं बेटा, 4 टाइप के। एडेनिन 4 टाइप के कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? डीऑक्सीराइबो, एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबो, 1-आइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। ये जानते हो डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो सीक्वेंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे G है, C है, A है, A है, T है, T है। अब क्या है कि ये जो है A रिप्लेस हो गया मान लो G से, तो जिस अमीनो एसिड्स के लिए ये कोडेड था बेटा, और आगे का भी जो कोडिंग है, जो 3-3 का जो कोड बनता है, अभी तो आप समझ लो 3-3 का कोड बनता है, तो अगर ये डिस्टर्ब हुआ बेटा तो आगे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब एनी चेंजेस, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, जो जीन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम क्या, म्यूटेशन। तो लिखिए, और अच्छी तरह से म्यूटेशन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, डीएनए का जब सीक्वेंस जान लेंगे तब। वैसे भी मैं यहाँ पे सारे बताने की कोशिश तो करूंगा ही सारे। लिखिए म्यूटेशन में, लिखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन इज द, थोड़ा लिखना ही है बेटा इसमें ना, म्यूटेशन इज सडन इनहेरिटेबल चेंज, sudden inheritable change in genetic makeup, in genetic makeup of an organism, of an organism, comma, which is passed from one generation to another, one generation to another. In other words, there is a change, in other words, there is a change in structure of DNA, in structure of DNA
which result in change in genotype. चेंज इन जीनोटाइप मतलब ऐसा चेंज हो जाए डीएनए में जो उसके जीनोटाइप को चेंज कर सके, दैट इज म्यूटेशन, है ना। फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट देयर इज अ एसोसिएटेड चेंज इन फिनोटाइप। ठीक है, क्या लिखा? एज अ रिजल्ट देयर इज अ एसोसिएटेड चेंजेस इन फिनोटाइप, मतलब जीनोटाइप में चेंज हो ही गया, उसके फिनोटाइप में भी चेंजेस आ ही जाएगा, और आएगा ही, जब जीनोटाइप में चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप में तो डेफिनेटली आना ही आना है। अब लिखो टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ cells involved, type of mutations on the basis of cells involved, on the basis of cells involved। पहला है बेटा, पहला है सोमैटिक म्यूटेशन। बेटा आप लोग सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल्स जानते हो, किसे बोलते हैं? एस आर नो? सोमैटिक सेल्स आप लोगों को पता है, हाँ या ना? ठीक है, परीक्षित यस, सबको पता है, ठीक है। तो आप बताओ बेटा, अगर मान लो किसी सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होता है तो वो जो है उस इंडिविजुअल तक, ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन की बात करें बेटा, तो हमारे बॉडी में कहीं भी म्यूटेशन अगर होता है किसी सेल में, सोमैटिक सेल में, तो ये मेरे जनरेशन तक ही ये लिमिटेड होगा। लेकिन बेटा अगर टेस्टिस के सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, या फीमेल में ओवरी के सेल्स हैं बेटा, वहां पे अगर म्यूटेशन हो गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सोमैटिक जो म्यूटेशन होता है बेटा वो उसी जनरेशन तक लिमिटेड होगा, ठीक है। और जो जर्मिनल म्यूटेशन होगा बेटा, जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होगा बेटा, वो होगा, वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला लिखिए सोमैटिक म्यूटेशन में लिखो इन दिस म्यूटेशन somatic cells get mutated, somatic cells get mutated। और सोमैटिक सेल्स कौन कौन हो जाएंगे बेटा? जैसे कि आरबीसी की डिवीजन चल रही है, डब्ल्यूबीसी की डिवीजन चल रही है बेटा, बोन मैरो में सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर है ना, बहुत सारी जगह है ऐसे जहां पर सेल डिवीजन चल रहा होता है ना। सोमैटिक सेल्स गेट म्यूटेटेड, ठीक है। This type of mutation is not passed, this type of mutation is not passed from one generation to another or next generation, लिख सकते हो, not passed from one generation to another। समझ रहे हो? दूसरा लिखिए आप लोग जर्मिनल म्यूटेशन, सेकेंड वन इज जर्मिनल म्यूटेशन, जो जर्म सेल्स में होता है ना, और ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर भी हो जाएगा। लिखिए दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, that is gamete producing cell, and if this mutation do not affect, and if
this mutation do not affect आकाश रंजन, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो, and this mutation do not affect viability or reproductive potential and if this mutation do not affect viability or reproductive potential of an organism, then they are strictly passed from one generation to another. ठीक है, अगर कोई किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर पाया, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उसको अफेक्ट नहीं कर पाया बेटा, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब थोड़ा सा अलग ही है, अब आप ऐसे समझ लो ये ट्रांसफर होता है। अब देखो टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ causes, on the basis of causes, type of mutation on the basis of causes। पहला मतलब कॉज कौन सा है म्यूटेशन का, होता क्यों है ना, पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मतलब अपने आप, है ना, स्पॉन्टेनियस थियरी आपने इवोल्यूशन में पढ़ा था, जो अपने आप हो जाए म्यूटेशन, ठीक है, अपने आप ही होता रहता है। इसमें लिखिए पहला, दे आर दोज म्यूटेशंस which are induced, which are occur, लिखो which are, ऐसा लिखो, these are those mutations which are occur without any cause, ठीक है, in bracket नेचुरल म्यूटेशन अपने आप नेचुरली ये होते रहते हैं, है ना, नेचुरल म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो हम प्रोड्यूस कर सकें। सेकेंड वन इज, थोड़ा लिखना है बेटा इसमें, है ना, लिखते रहो, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसमें लिखिए दे आर दोज म्यूटेशंस व्हिच आर इंड्यूस्ड, with the help of certain substances, those substances which are used for this are referred to as, क्या लिखा, those substances which are used for this, which used for mutations are referred as mutagens। क्या बोलते हैं बेटा उसको, म्यूटाजेंस। देख लो, ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन क्रिएट कर सके बेटा, उनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं, जो म्यूटेशन प्रोड्यूस करा सके, ठीक है ना। और ये म्यूटाजेंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पहला पॉइंट लिख लेंगे,
ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। तो पहला कौन लिखो, फिजिकल म्यूटेशन, फिजिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस physical mutagens includes X-rays, UV rays, X-rays, UV rays सुना होगा कितनी बार आप लोगों ने, है ना, गामा रेज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल mutagens, chemical mutagens include mustard gas, EMS, ethyl methyl sulfonate, EMS। देख लो, EMS एथाइल मेथाइल सल्फोनेट, ये भी एक म्यूटाजेन है, केमिकल म्यूटाजेन है। इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूटाजेन is gamma rays, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट म्यूटाजेन यूज्ड फॉर experimental purpose, first mutagen used for experimental purpose, is X-rays, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट ऑरेंज was widely used by USA. Agent Orange was widely used by USA during Vietnam, VIETNAM, Vietnam war as a defoliating agent, डिफोलिएटिंग एजेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? पतझड़, मतलब प्लांट से उसकी लीफ को डिटैच कर देना। अब सुनो, ये देखो मतलब क्या क्या लोग दिमाग लगाते रहते हैं। वियतनाम वॉर में बेटा यूएसए ने, है ना, एजेंट ऑरेंज यूज किया था डिफोलिएशन के लिए, मतलब प्लांट लीफ को प्लांट से डिटैच कर दो, अलग कर दो, तो ऑक्सीजन का
लेवल डाउन हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, वैसे ही लोग मरने लगेंगे। समझ रहे हो क्या क्या लोग दिमाग लगाते हैं, देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। मोसेई मस्टर्ड गैस भी यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मन ने यूज किया था गैस चेंबर में। आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, कोई जरूरत बहुत नहीं है। अब लिखो फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। टाइम तो हो गया है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बस हेडिंग देके छोड़ दो। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन नए नए जो फेनोटाइप प्रोड्यूस कर सके बेटा। बैकवर्ड म्यूटेशन जो पुराना कोई कैरेक्टर जो चला गया वो फिर से अपीयर हो जाए, जैसे कि ह्यूमन में पूंछ निकल आती है किसी किसी बच्चे में, तो वो क्या हो गया, बैकवर्ड म्यूटेशन का कारण होता है, वो उसका कारण बैकवर्ड म्यूटेशन होता है। तो ये है ना, इसको हम लोग कल फिर से अच्छी तरह पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी।